नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी पर। तो आज आपको पता है आपका वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन है। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वीडियो और आपका जो पेपर होने वाला है ग्राम विकास अधिकारी, इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है आपका मई माह का बैच कल से प्रारंभ हो चुका है। कल पहला पेपर आया था आपका 13 को, आज इसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा। तो आपको पता है इस बैच के बारे में कि एक दिन पेपर आता है, अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन आता है, साथ साथ पीडीएफ मिलती है। थोड़ा सा इस बैच के बारे में अधिक जानकारी देता हूं आपको। 13 मई से बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। तो 13 मई से बैच शुरू हो चुका है, आप सभी को पता है। इस बैच में आपको 12 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4 टारगेट टेस्ट मिलते हैं और 4 करंट अफेयर मिलते हैं। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं मात्र 199 रुपीज में। वीडियो सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलता है। यूट्यूब पर हम लोग बहुत लिमिटेड वीडियोस डालते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर कभी हिंदी का डाल देते हैं, कभी उत्तराखंड का, कभी जीएस का। तो ज्यादातर वीडियो जो है सारी वीडियो आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलती हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज से तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप बैच से जुड़ जाएं। फीस आपको पता है मात्र 199 रुपीज है। एप्लीकेशन पर यह पेपर होता है ऑनलाइन, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आप एप्लीकेशन का नाम टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर डालेंगे, इस तरीके का आपको पोस्टर दिख जाएगा वहां पर। 13 मई 2023 से बैच प्रारंभ हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता है आपका बहुत बड़ा एग्जाम है। देखिए स्नातक स्तरीय एग्जाम, आपको पता है अच्छा खासा कंपटीशन इसमें है, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम में अच्छी पोस्टें भी हैं, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं। तो सभी लोग इस पेपर में जो चयनित छात्र हैं, पहले से ऑलरेडी जो जॉब में चयनित हैं, कुछ छात्र हाईकोर्ट वाले हैं, कुछ आबकारी वाले हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, हर किसी का जिसका भी ये एग्जाम था वो इस एग्जाम में बैठ रहा है और एक अच्छा लेवल का आपको कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। पेपर का भी पता नहीं है किसी को कैसा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैच से जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा। बाकी हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। अगर हम बात करें हिंदी का मानक रूप, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी की जो आदि जननी है, किसे माना गया है। अगर हम बात करें हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना गया है, ठीक है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना गया है। अब संस्कृत से किसका विकास, संस्कृत जो हिंदी का विकास क्रम है कैसे स्टार्ट होगा। संस्कृत आएगी सबसे पहले। संस्कृत भी अलग अलग थी, वैदिक, लौकिक, उसको थोड़ा सा गहराई में कभी और देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्रम याद रखना है, हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, ठीक है। पाली के बाद क्या आता है आपका प्राकृत देखने को मिलता है, ठीक है, प्राकृत। फिर प्राकृत के बाद आपकी कौन सी भाषा आती है, प्राकृत के बाद आती है अवहट, ठीक है, अवहट। अब प्राकृत के बाद आपकी आती है अवहट, ये चीज नोट करनी है बहुत। अवहट, ठीक है। अवहट के बाद आ जाती है आपकी हिंदी, ठीक है। और इसी हिंदी को हमने बोला खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली, क्योंकि यहां पर आपको पता है हिंदी का जो मानक विकास है, ठीक है। तो हिंदी को जो आधुनिक रूप है, इसे क्या, हिंदी भी 3 प्रकार में थी, आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी और वर्तमान जो आपकी चल रही है जिसे हम खड़ी बोली नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, पाली में आपको समझना है, पाली में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। तो बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे पूछा जाता है, तो पाली भाषा में दिए थे। प्राकृत में किसने दिए थे, तो जैन ने, ठीक है। जैन धर्म के जो उपदेश है ज्यादातर वो आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। तो ये विकास क्रम जो है लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, यूकेपीएससी हो, यूकेएसएससी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी आपको विकास क्रम पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे। तो ये चीज आपको नोट करनी है, पाली भाषा में बुद्ध ने दिए थे और प्राकृत में जैन ने दिए थे। तो यहाँ पर मानक भाषा का रूप किससे विकसित हुआ है। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, खड़ी बोली। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर बी, ठीक है। अब यहीं पर एक और मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि का विकास क्रम, ठीक है। देवनागरी का विकास क्रम, क्योंकि देवनागरी लिपि, अब हिंदी जो भाषा है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम भी पूछा गया है। सीधा देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। ट्रिक क्या है, आपको आगे के वर्ड पकड़ने, ठीक है। आगे के वर्ड पकड़ेंगे तो, ठीक है, आगे के वर्ड पकड़ेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। कु ना दे, ठीक है, सिकुना दे, सिकुना दे आपको ये पकड़ना है, ब्रागु ये पकड़ना है। अगर ये पकड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर काम। अब कैसे हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ब्राह्मी, ठीक है, यहां से हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है, यहां से ब्राह्मी हो जाएगा आपका। दूसरा आ जाएगा आपका गुप्तात्मक, आपको पता है ना, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर आई आपकी सिद्धात्मक, ठीक है, सिद्धात्मक। फिर आती है आपकी कुटिला और अंत में आ जाएगी आपकी, सॉरी इससे पहले नागरी आएगी और अंत में आ जाएगी आपकी देवनागरी।
तो ये चीज अगर आपको आती है ना, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपसे ये पूछ लेगा देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, तो ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम आपको आना चाहिए। बाकी आपको एक और विकास क्रम थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए लिपि का विकास क्रम भी पूछा जाता है, कभी कभी वो लिपि का विकास क्रम पूछ देता है। तो हिंदी का विकास क्रम आपने देख लिया, देवनागरी का देख लिया, अब हम थोड़ा सा लिपि का देखेंगे। तो लिपि की अगर मैं बात करूं, लिपि का विकास क्रम, लिपि का विकास क्रम, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, हल्की सी छोटी सी, चिस प्रभा, ठीक है, चिस प्रभा, चिस प्रभा। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगी तो आपको लिपि का विकास क्रम भी याद हो जाएगा। ची से आ जाएगा आपका चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक आपको पता है ना, पहले से चित्रों के थ्रू जो लिपि आज तो हम लिख के बताते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी ब्राह्मी लिपि हो लिखी जाती है, कोई और लिपि लिखी जाती है, बट जो आपकी चित्रात्मक लिखी है, पहले से आपने देखा होगा लाखों उडियार में जो चित्र वगैरह बनाए थे। दूसरे नंबर पर 100 से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो सूत्रात्मक, ठीक है, सूत्रात्मक, सूत्रात्मक दूसरे नंबर पर हो जाएगा सूत्रात्मक, और प्र से हो जाएगा आपका प्रतीयात्मक, ठीक है, प्र से हो जाएगा प्रतीयात्मक, प्रतीआत्मक, और अंत में आता है आपका भा, तो भावात्मक, ठीक है, भावात्मक। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। देखिए पूछा जाता है इसीलिए लिखाया जा रहा है। थोड़ा सा बच्चों की शिकायत थी कि पिछली बार वीडियो सॉल्यूशन जो है लेंदी हो जा रहा है, तो इस बार शॉर्टकट में जो क्वेश्चन समझने लायक होगा उसी को समझा जाएगा, बाकी को सीधा भगाया जाएगा, ठीक है, आंसर के साथ। तो पहला हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है यहां पर अगर हम देखा जाए तो सीधा सीधा आपको पता है कि काकल्य वर्ण हो जाएगा आपका हौ, ठीक है, हौ हो जाएगा आपका काकल्य वर्ण। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं श की, ठीक है, श और य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य, ठीक है, तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होता है इन दोनों का ही। और यहां पर जो हम देख रहे हैं ण, ये क्या है हमारा पंचमाक्षर, यानी नासिक्य इसको कहा जाता है, ठीक है, नासिक्य। ये क्या होता है, हर वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, नासिक्य वर्ण होता है। तो आपने देखा होगा ना, जो ण है ये पंचमाक्षर है, तो ये नासिक्य हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब मरियल, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपको पहले भी बताए गए थे। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस सेटों में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो थोड़ा सा बेस है वो क्लियर होगा। तो प्रत्यय फिर भी आज बता देता हूं, आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो आपका प्रत्यय होता है यह शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है। तो बीच में आपका आ जाएगा मूल शब्द, बीच में आ जाएगा मूल शब्द, ठीक है, बीच में आता है आपका मूल शब्द, और स्टार्टिंग में आता है आपका उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग। तो इस चीज को हमेशा नोट करिएगा, उपसर्ग आपका शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, शब्द बीच में मूल शब्द होता है, और अंत में क्या होता है आपका अंत में होता है आपका प्रत्यय, ठीक है, शब्द के अंत में होता है आपका प्रत्यय। तो इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर मरियल शब्द में आपको बताना था कि कौन सा प्रत्यय है। अगर हम देखेंगे मरधन रियल, ठीक है, मरियल, तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मरियल, मरधन ईयल, ठीक है, मरियल, ठीक है, मरधन ईयल। तो मरधन ईयल आपका क्या हो जाएगा, मरियल, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। इस चीज को आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है। देखिए प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन बनता है और वहां पर क्या होता है, गलत हो जाता है। हम लोग इसे हल्के में लेके जाते हैं, तो हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना है इस बार। आप सभी को पता है कि लगातार यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को नोट करना है। यहीं पर अगर मैं बात करूं प्रत्यय, ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय को लिखिएगा, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अगर प्रत्यय के प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय आता है, कृत प्रत्यय। दूसरा आता है आपका तदित प्रत्यय, ठीक है, तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द या धातु से जुड़ा हुआ हो, मूल शब्द के साथ जो जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं आपके कृत प्रत्यय। और तदित प्रत्यय क्या होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, संज्ञा, इसको नोट करके लिखिएगा, सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, विशेषण। इन चीज को आपको नोट करना है, क्योंकि देखिए कभी आपसे पूछ लेगा ना इसमें कृत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, तो आपको वहां पर ना शब्द तोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये आपको मूल शब्द देखना पड़ेगा। मर कैसा शब्द है आपका, मूल शब्द है, तो ये आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर संज्ञा दी है या विशेषण दिया है या सर्वनाम दिया है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो शब्द आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे शब्द का, जो आपका प्रारंभिक शब्द है वो आना चाहिए आपका, ये तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा, तो क्या होगा, तदित प्रत्यय होगा। तो इसको इस तरीके से समझना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4
फोर्थ की ओर, किताब किस भाषा का शब्द है। देखिए अब ये ना सब किताब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शब्द है, जहां से हमने लेकर आया, ठीक है, तो उस किताब में जो दिया हुआ था ये शब्द आपको यहाँ पर अरबी शब्द दिया गया था, ठीक है, तो अरबी शब्द इसका हो जाएगा किताब। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा। अंततः आयोग क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट कर देता है, तो ऐसे शब्दों से बचना है। इसके अलावा अरबी का मैंने आपको बताया था मुहावरा, ठीक है, मुहावरा ये बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा मौसम भी इसी का हो जाएगा, ठीक है, मौसम। इन चीजों को नोट करके लिखिएगा। अरबी क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, औरत हो जाएगा, अदालत हो जाएगा, ठीक है, औरत और अदालत, ये सब कौन से हैं आपके अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा तुर्की, तो तुर्की का एक शब्द पूछा जाता है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, ठीक है, उर्दू का बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए उर्दू, कि उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, होने को उर्दू है लेकिन किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी के अलावा बहादुर इसी का है, ठीक है, बहादुर। कैंची भी इसी का हो जाएगा, ठीक है, कैंची, कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैंची के अलावा, तो बेगम और लाश और खच्चर, ठीक है, बेगम, लाश और खच्चर, ठीक है, लाश और खच्चर, ये सभी किसके हैं, आपके तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। फारसी में मैंने आपको बताया अक्सर जिनके पीछे आ जाए, जहर हो गया, जैसी जहर, जलेबी, ठीक है, गुलाब, ठीक है, गुलाब, और इसके अलावा ये सब होते हैं फारसी। अगर हम बात करें पश्तो की, तो पश्तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, पश्तो भाषा के शब्द लिखेगा पठान, ठीक है, पठान, पठान। अखरोट, अखरोट कौन सी भाषा का शब्द है, तो पश्तो भाषा का शब्द है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुंडा, ठीक है, गुंडा। खराटा, ठीक है, खराटा जो खराटा, ठीक है, खराटा वो वाले जो नींद में मारते हैं, इस चीज को नोट करिएगा, खराटा वो वाला वही वाला है ये जो आप सोच रहे हैं। इसके अलावा गड़बड़, अब ये ना गड़बड़ शब्द को आप स्टार बना के लिखिएगा, गड़बड़, ठीक है। क्यों स्टार बनाना है, क्योंकि कभी गड़बड़ आ गया ना, तो इस चीज को मैं यहीं पर स्टार मार्क करवा देता हूं आपके लिए। कभी भी गड़बड़ आ जाए तो याद रखिएगा ये आपका पश्तो भाषा का शब्द है। अधिकतर इसमें मार के आएंगे जो बिना पढ़े जाएंगे, जो तुक्के मारते हैं, जिनको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत होती है, तो वो गड़बड़ को देसा सब्जी मार के आएंगे, ठीक है, तो वहीं पर गड़बड़ जो हो जाएगा आपका पश्तो शब्द हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, कक्षा शब्द में हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो कक्षा। अच्छा, यहां पर हमें बताना है कि कक्षा जो है आपका किस शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहां पर कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद, आपको पता है संज्ञा के भेद, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार, ये चीज को नोट करिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी में देता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो संज्ञा के अगर हमने पढ़े होंगे, आप सभी ने पढ़े होंगे, 5 प्रकार की पढ़े होंगी, लेकिन जो एनसीईआरटी देता है वो 3 प्रकार की देता है। पहली देता है वो व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अगर दूसरी कौन सी देता है, दूसरी देता है वो जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। और तीसरी कौन सी देता है, व्यक्तिवाचक देता है, जातिवाचक देता है। इसके अलावा वो कौन सी देता है, भाववाचक। तो ये एनसीईआरटी के अनुसार है, ठीक है, भाववाचक। ये चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा होगा, जातिवाची के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि 2 और आ जाते हैं। एक कौन सा आता है, समूह आ जाता है, ठीक है, समूह आ जाता है। एक आ जाता है आपके पास समूह के अलावा आ जाता है द्रव्य, ठीक है, द्रव्य। तो इन चीजों को नोट करना है, क्योंकि लूसेंट में जो है 5 प्रकार के दिया गया है। कभी भी एग्जामिनर पूछेगा तो लूसेंट से नहीं पूछता है, वो एनसीईआरटी से पूछता है। दोनों ऑप्शन आ जाएंगे फिर तो राम भरोसे है, फिर तो आप आयोग के आंसर की का इंतजार करना। लेकिन मेरा मानना जो है ऑथेंटिक आपको लिखना है कि एनसीईआरटी में 3 प्रकार की दी गई है, तो इसी चीज के साथ आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पर कक्षा शब्द, अच्छा जब हम बात करते हैं कक्षा की, तो कभी भी आपने बोला कि कक्षा में 50 बच्चे थे, यानी एक समूह की बात हो रही है। कक्षा एक बच्चे के लिए तो होगी नहीं कि 12वीं कक्षा के छात्र आज नहीं आएंगे। मैंने बोला 12वीं कक्षा के छात्र कल मत आना, आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, या 12वीं के छात्र कल से नहीं आएंगे, ठीक है, 12वीं कक्षा के छात्र, क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है। तो जब बात कक्षा की होगी तो बात समूह की तो होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर सीधा सीधा सही हो जाता है। जब बात कक्षा की हो रही है तो बात समूह की होगी। जैसे दल बोला, दल में एक आदमी थोड़ी आएगा, दल बोल रहे तो पूरा दल आ रहा है। टुकड़ी बोला, टुकड़ी क्या है, पूरी सेना की टुकड़ी आ रही है, ठीक है। तो समूहवाचक, जैसे कि एक शब्द बना था एक बार, समूहवाचक के अंतर्गत कक्षा आता है आपका, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा। समूहवाचक के अंतर्गत आपके 2-4 इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अरिजीत सिंह गाना गाता है तो ऑर्केस्ट्रा बजता है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा इसके अंतर्गत आता है। अंगूर इसी के अंदर, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अंगूर की एक बात होगी, एक अंगूर तो आएगा, लेकिन गुच्छा इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, गुच्छा, गुच्छा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा इसी के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर पलटन, ठीक है,
पलटन इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसी के अंतर्गत कौन सा आता है, आपके पास दल आ जाता है। ठीक है, तो ये शब्द कैसे होते हैं, आपके समूहवाचक होते हैं, क्योंकि इनमें पूरा समूह आ रहा है। ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा ना, 2 ड्रम इधर होते हैं, एक इधर होता है, पैर से बजाता है, हाथ से बजाता है, तो वो भी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बात करें व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक आपको सीधा सीधा पता है कि किसी व्यक्ति विशेष की यहां पर बात हो रही हो। भाववाचक भावों की बात हो रही हो। जातिवाचक में क्या है कि किसी की जाति बचाई जा रही है, जैसे कि मैंने बोला कि लड़का, अब लड़के में समस्त जाति आ जाएंगी लड़कों की। ठीक है, अब यहां पर पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है कि किसकी बात हो रही है, तो समस्त लड़कों की जाति आ जाएगी। लड़कों में छोटा लड़का, बड़ा लड़का, बूढ़ा, सभी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझकर चलनी है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, 2 चीज रहेगी, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य आपने पढ़ा होगा, पानी हो गया आपका, लिक्विड फॉर्म हो गई, तो कोई भी चीज जो हम माप तोल करते हैं वो द्रव्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभ्यास का विशेषण रूप है, तो अभ्यास का विशेषण रूप है। देखिए ये क्वेश्चन ना बनते हैं एग्जाम में, ये ऐसे ही नहीं लाए हैं। जो अभ्यास का विशेषण रूप है तो अभ्यासी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, अभ्यासी होगा। इसी के साथ साथ आपको देखने ऋषि का आता है। ठीक है, ऋषि पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि इसका थोड़ा अटपटा होता है, ये तुक्के मारने वाली चीजें हैं। ठीक है, आप वहां पर तुक्का मारकर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ऋषि का हो जाएगा आर्ष। ठीक है, अर्श ऋषि का हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं आपसे, अणु का क्या होगा, आणविक। ठीक है, अणु का क्या होगा, आणविक। ठीक है, आणविक। ठीक है, अणु का क्या होगा, आणविक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और नोट करना है, अभिषेक का क्या होगा, अभिषिक्त। ठीक है, पहले तो अभिषेक की वर्तनी करेगा, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक, इस प्रकार से अभिषेक लिखा जाता है। और अभिषेक का क्या हो जाएगा, आपको नोट करना है, अभिषेक का हो जाएगा आपका अभिषिक्त। ठीक है, अभिषिक्त, अभिषिक्त। ये चीजें नोट करके लिखेंगे, तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अकर्म का आता है अकर्मणीय। ठीक है, अकर्मक का आता है, अकर्मक का लिखा जाता है आपसे अकर्मणीय। ठीक है, अकर्मणीय। ठीक है, ठीक है, अकर्मणीय। अकर्मक का क्या होता है, अकर्मणीय होता है। ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो देखिए, क्रिया के 2 रूप होते हैं, मैंने आपको बताया। वैसे तो क्रिया के अनेक भेद होते हैं, यहां पर बात हो रही है अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले बैच के छात्र हैं अगर इसमें जुड़े हैं, एक होता है अकर्मक आपके पास आती है। तो अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या होता है, सकर्मक में कभी भी आ जाए हमारे पास तो हम क्या से प्रश्न करते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए, जहां पर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। साथ ही साथ इसमें कर्म की उपस्थिति होती है। ठीक है, कर्म की प्रधानता, जहां पर भी कर्म होगा, कर्म की प्रधानता होगी, तो वहां पर आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होगा, कर्म अनुपस्थित होगा। ठीक है, कर्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, कर्म रहित क्रिया को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहां पर बांधना, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। बांधना है आपकी सकर्मक क्रिया है, काटना आपकी सकर्मक क्रिया है, और लूटना आपकी सकर्मक क्रिया है। तो निकलना यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी सीधा सीधा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर भी कुछ टॉपिकों को समझकर चलेंगे, कुछ को हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बच्चे बोलते हैं सोल्यूशन लंबा हो रहा है। अब बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद बंध क्या है। तो अब क्रियापद बंध, ठीक है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपको यहां पर नोट करना है पदबंध के कितने भेद हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पदबंध के 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद। कितने भेद है पदबंध के, 4 भेद है। कौन कौन से भेद है अगर पूछेगा तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास संज्ञा पदबंध आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा पदबंध आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आप पर कौन सा आएगा, संज्ञा के अलावा फिर आता है विशेषण आता है। ठीक है, विशेषण पदबंध। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका विशेषण पदबंध। ठीक है, विशेषण आ जाएगा, फिर क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। और अंततः आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिया पदबंध। तो ये 4 प्रकार के पदबंध हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। कभी पूछ लिए पदबंध के कितने भेद हैं तो वो एनसीईआरटी से पूछेगा। मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है क्रिया पदबंध। तो क्रिया, अब क्रिया किसी कार्य का होना, तो पक्षी क्या है यहाँ पर, ये तो सीधा सीधा संज्ञा दिख रही है आपको, तो ये तो क्रिया पदबंध कहीं से हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, आकाश में उड़ रहे हैं,
तो आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहां पर आकाश भी आ गया ना, तो उड़ रहे हैं तक तो ठीक था, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन आकाश शब्द अगर आ गया तो आकाश क्या है, आपको विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि विशेषता बता रहा है कहां पर उड़ रहे हैं। तो ये चीज को नोट करना है आपको कि ये आपका क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। कहां पर उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहां पर क्रिया विशेषण पूछता, अगर क्रिया विशेषण पदबंध है तो आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रहे हैं हो नहीं सकता है आपका, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो सीधा सीधा आपका बचता है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ रहे हैं, ठीक है। उड़ रहे हैं क्या है, क्रिया है, और क्रिया पदबंध ये हो जाएगा। आपको इस चीज को नोट करना है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तब हम लोग देखेंगे, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकित्ती का सही अर्थ चुनिए, ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकित्ती का अर्थ। देखिए फिर से एक बात बता रहा हूं, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं या क्लास को देख रहे हैं, आप ना वीडियो में इस चीज को हल्के में लेकर मत जाना। यूकेएसएससी की जो आपको पता है प्रकृति है, वो ऐसे ये आपसे पूछेगा ना कि इसके ऑप्शन इतने क्लोज देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। तो एक एक रीडिंग मारकर जाना, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर आपको पढ़ लेने। नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर देखिएगा यूट्यूब चैनल में, हमारे टारगेट यूकेएसएससी यूट्यूब चैनल में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं सारे, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, नहीं मिलेगी मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर दूंगा। बाकी आई बटन पर ऊपर लिंक आ रहा होगा यूट्यूब वाले, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये देख लेनी है। अगर हम बात करें आंख का अंधा नाम का नयन सुख का, सीधा सीधा यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, अब यहां पर वर्तनी शुद्ध, अब पहले वर्ड आपने देखा होगा अहिल्या। अगर मैं बात करूं अहिल्या, तो इसमें क्या गलत है, अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या, ठीक है, अहल्या, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी आपको देख रहा होगा पूजनीय, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पूजनीय, पूज्य कैसे लिखा जाता है, तो पूज्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, पूज्य में आधा ही जो आएगा। लेकिन अगर यहां पर बात हो रही है पूजनीय की, ठीक है, तो पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाएगा, पूजनीय, ठीक है। तो पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको नोट करना है। पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाएगा, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, पूज्य ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। द्वारका, ठीक है, तो द्वारका यहां पर थोड़ा सा द्वारका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, द्वारका होने को ये भी सही है, ठीक है, आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द्वारका किस तरीके से लिखा जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहां पर इस चीज को, ठीक है, द्वारका कैसे लिखा जाएगा आपको देखना है, द्वारका, ठीक है। तो द्वारका कैसे लिखा जाएगा आपका, द्वारका इस प्रकार से लिखा जाएगा। अच्छा, अंतर ध्यान, ठीक है, अगर ये रॉ यहां पे आ जाए तो इस रॉ का आपको पता होना चाहिए कि उच्चारण कहां पर होगा, अंतर, ठीक है, अंतर ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है हमारा, यहां पर ऑप्शन सी पहले तो सही करिएगा इसे, और ये भी गलत हो जाएगा। अंतर ध्यान कैसे लिखते हैं, आपको वर्तनी उच्चारण में मैंने आपको बार बार बोला है, जितनी आप उच्चारण करेंगे तो उस प्रकार से आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। अंतः ध्यान, ठीक है, अंतः ध्यान, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अच्छा, एग्जाम ओरिएंटेड आपसे पूछे गए हैं जो एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको लिख लेने नोट कर, ठीक है। दृष्टा पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, ठीक है, दृष्टा आपने देखा था ना, सहायक लेखाकार का एग्जाम था तो दृष्टा मैंने कराया था क्लास में, बहुत बार कराया था ये दृष्टा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासों में देखना, दृष्टा पूछा गया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही था। महात्म्य आता है आपके पास, ठीक है, महात्म्य, म, ठीक है, तो भी आधा आएगा, मौ भी आधा आएगा और यो पूरा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीर सता आता है, ठीक है, नीर सता, ठीक है, नीर सता होता है वो, नीर सता, इस चीज को भी आपको नोट करना है। इस प्रकार से आपका आता है एक अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह किस तरीके से लिखा जाएगा, अनुग्रह इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक अंतिम लिखेगा संग्रहित, ठीक है, संग्रहित, तो ये सब आपको लिखने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए जितनी वर्तनी आपको मैं यहाँ पर लिखाता हूँ ना, इनको एक कॉपी में नोट्स बनाकर लिखिएगा, क्योंकि ये वो वर्तनियां जो आपकी यूपी में पूछी गई हैं या फिर उत्तराखंड पीसीएस या लोअर पीसीएस, जहां पर भी वर्तनियां पूछी जाती हैं, यूकेएसएससी प्रीवियस में पूछ चुका है, तो ये वर्तनियां ना रिपीट होने की चांस रहती हैं, और वहां पर आपको पता है अगर उसने क्लोज ऑप्शन दे दिया तो सब उलझ जाते हैं। तो नोट करके लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास था, व्यशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द होगा, ठीक है, व्यशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द। देखिए विपरीत अर्थक शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यशिष्ट का हम बात करें, विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर, समशिष्ट हो जाएगा, ठीक है, व्यशिष्ट यानी समशिष्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें आपको नोट करनी है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा समास, समास का क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है, समास का हो जाएगा व्यास। ये चीजें आपको नोट करनी है। और ऑप्शन डी आपका दिख रहा होगा समस्त, ठीक है, तो समस्त का क्या होता है, असमस्त, ठीक है, समस्त का क्या हो जाएगा, असमस्त। ये चीज नोट करनी है, समस्त का हो जाएगा असमस्त, या फिर इसी का क्या हो जाता है, काकतीय, ठीक है,
काकतीय, ठीक है, कतिकय, ठीक है, कतिकय, कतिकय, सॉरी, कतिकय भी इसी का हो जाता है, ठीक है। असमस्त के अलावा क्या होता है इसका, कतिकय भी इसी का हो जाता है। तो ये चीजें नोट करनी है आपको। इसके साथ साथ चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है जल निधि पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द फिर से बताया है, एक दिन में याद नहीं होते, डेली आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़ना होगा। जिसको भी पढ़ने हैं लिंक नीचे आ रही होगी या फिर मैं ग्रुप में भी आज शेयर कर दूंगा किस तरीके से पर्यायवाची पढ़नी है। अब जल निधि किसका पर्यायवाची होता है? अगर आपने पढ़ा होगा जल निधि, यानी जल निधि मतलब सागर, ठीक है। सागर की यहां पर बात हो रही है। सागर की अगर हम बात हो रही है तो सागर के आपने क्या पढ़े हैं? पयोनिधि, ठीक है, पयोनिधि, सॉरी सागर का आपने अर्णव पढ़ा है, ठीक है, अर्णव, ठीक है। सागर का क्या हो जाएगा? अर्णव, ठीक है। अर्णव किसका होता है? सागर का होता है। तो ये चीजें नोट करनी है, पूछा गया है अर्णव किसका पर्यायवाची है, तो अर्णव किसका हो जाएगा? समुद्र का, ठीक है, यानी सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्या क्या होते हैं समुद्र के पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर हो जाएगा इसका। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा रत्नाकर के अलावा अगर मैं बात करूं सिंधु, ठीक है, सिंधु किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का होता है, ठीक है। तयोनिधि, ठीक है, तयोनिधि, ठीक है, तयोनिधि, पयोनिधि, ठीक है, पयोनिधि, पयोनिधि भी इसी का होता है, ठीक है, पयोनिधि, तयोनिधि, पयोनिधि, ये सभी किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। और क्या होता है? नीरनिधि, ठीक है, और क्या हो जाएगा? नीरनिधि, नीरनिधि। तो ये चीजें नोट करनी है, तयोनिधि, पयोनिधि, नीरनिधि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये समुद्र या सागर के पर्यायवाची हैं। अच्छा, तालाब की बात हो रही है, तालाब का क्या होता है? सर, ठीक है। एक सर तो बाण का होता है सर, लेकिन तालाब का भी सर होता है पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, ठीक है, या इसी का क्या होता है? सरोवर, पोखर, ठीक है, पोखर, ये भी इसी का हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और बारिश का क्या होगा? बारिश का वर्षा, ठीक है, वर्षा होगा, ठीक है। बारिश का क्या होगा? बारिश का होगा वर्षा, बरसात, ठीक है, वृष्टि, बरसात, ठीक है, बरसात हो जाएगा, वृष्टि, ठीक है, वृष्टि भी इसी का हो जाएगा। और क्या होता है बारिश का? ठीक है, मेघ इसी का हो जाएगा, ठीक है, मेघ। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा बादल, तो मेघ, वारिद, ठीक है, बादल का क्या होता है? मेघ, वारिद, ठीक है, वारिद, ठीक है, जलद, ठीक है, जलद, ये बार बार बताया है। दो, अगर यहां पर दो आ जाए तो जलद मतलब जल मतलब पानी, दो मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला कौन है? बादल है। जल आ जाएगा, पानी में जन्म लेने वाला कमल है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है, दो आ जाए हमेशा दो से याद रखना है, देने वाला, ठीक है। तो जल देने वाला कौन होता है? जल देने वाला बादल होगा, ठीक है। बादल का क्या हो जाएगा? जलद, अम्बुद, ठीक है, अम्बुद, घन, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए जितने पर्यायवाची ना आपको क्लास में कराए जाते हैं, अगर आपने इतने भी पढ़ लिए मेरा मानना है इनफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, देखिए एक पर्यायवाची आया तो आपको इतने सारे पर्यायवाची जानने को मिल गए। इसीलिए बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेटों की महत्वता है अपनी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपको क्या होता है, अगर आपने पढ़ी भी होंगी तो रिकॉल हो गए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जालक का तद्भव है, ठीक है। तो जालक का तद्भव क्या होगा आपको बताना है। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए आपको दिख रहा था, झरोखा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, झरोखा। ऑप्शन बी चालाक, चालाक का क्या होगा? चतुर। अब थोड़ा सा यहां पर आप डे 1 है तो मैं ये समझकर चल रहा हूं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेटों में आए हैं तो आपने पढ़ा हुआ होगा, कोई बिना पढ़े प्रैक्टिस सेट नहीं देता, आपको पता है। तो बात करें तद्भव की, ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं उनको बता देता हूं, ठीक है। पिछले वाले बैचों में बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो इस बार सोल्यूशन को हम थोड़ा सा स्पीड से लेकर चलेंगे, ठीक है, लेंथी सोल्यूशन नहीं रहेगा। तद्भव की अगर हम बात करें, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं, ठीक है, संस्कृत में हिंदी शब्दों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम, ठीक है। तत्सम मतलब उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान शब्द होंगे उन्हें तत्सम कहा जाएगा। याद रखिएगा, तो आधा आएगा यहां पर, तो तत्सम। तो आधे शब्द आपको बताए क्या होते हैं? मैक्सिमम तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम में खुद आधा तो आ रहा है, तो तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द हो जाएंगे, तद्भव शब्द आपके हिंदी शब्द हो जाएंगे। तो ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है नरेश में कौन सी संधि है। अब बात करें नरेश में कौन सी संधि है। देखिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर हम बात करें नरेश की संधि विच्छेद की, तो नर धन ईश इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, नर धन ईश इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिला? औ धन ई,
ठीक है, औधनी आपको पता है औधनी क्या बनाता है आपका मिलकर, औधनी मिलकर बनाते हैं ए, और ये किसका नियम है, ये नियम हो जाएगा गुण संधि का। ठीक है, तो गुण संधि आपको ऑप्शन में कहां पर दिख रही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि। नरेश का क्या हो जाएगा, नर धन ईश यानी औधन ई मिलकर बनाते हैं आपका ए। अगर मैं यहां पर बात करूं गुण संधि की, ठीक है, तो गुण संधि के 2-3 नियम है। ठीक है, औ के बाद, ठीक है, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, औ ई, ठीक है, औ ई आ जाए तो ये ए बना देते हैं। ठीक है, ये आपने देख ही लिया है। इसके अलावा गुण संधि में क्या है, आ के बाद ई आ जाए, ठीक है, आ के बाद ई आ जाए, ठीक है, तो क्या बना देते हैं, बड़ा ए। ठीक है, ये चीजें 2-4 चीजें हैं, नोट कर लेना इनको। और औ के बाद ऊ आ जाए, ठीक है, औ के बाद ऊ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, औ के बाद ऊ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, औ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा, और इसी प्रकार से औ के बाद री आ जाए, ठीक है, औ के बाद री आए तो रॉ बन जाता है। ये आपका गुण संधि का नियम है। बाकी संधियों को हम अगले प्रैक्टिस सेटों में कवर करेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अन्न और अन्य शब्द के युग्म में सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। ठीक है, तो अन्न, अगर हम बात करें अन्न, अन्न क्या होता है, अनाज। आपने देखा होगा ना, अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है, अनाज यानी अन्न क्या है, हम बोले ना अन्न खा लो, या फिर ये देख लो तो अन्न का मतलब क्या है, अनाज। अब देखिए पहले शब्द में आपको बताना है अन्न। ऐसे शब्द ना श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है ऐसे शब्दों को। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे आपको आता है स्कंद का अली, आली पूछा जाता है बहुत बार, एक अली सखी होता है, एक अली भौरा होता है। इस प्रकार के शब्दों को यूपीएससी पूछता है, तो उसी पैटर्न पर पेपर बनाया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट है ये देखना है। ठीक है, अन्न का अगर हम देखेंगे अनाज, तो एलिमिनेशन मेथड। अब अनाज है कहीं, ऑप्शन ए में तो नहीं है, एलिमिनेट नहीं होगा ऑप्शन। दूसरे में अनाज है कहीं, नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। तीसरा देखेंगे अनाज है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी अनाज है। अब दूसरा अन्य का अर्थ क्या होता है, अन्य, मैंने बोला तू नहीं कोई और सही, यानी किसी अन्य की बात कर रहा हूं यहां पर। तो अन्य की अगर बात हो रही है तो अन्य का मतलब कोई और। ठीक है, दूसरा, तो दूसरा है कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऑप्शन आपका सी एलिमिनेट हो जाता है, सीधा सीधा ऑप्शन डी बचता है आपके पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तू नहीं कोई और सही यानी दूसरा। ठीक है, अन्य हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो अरुण का अर्थ देखिए, अनेकार्थी शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, तो अरुण का अनेकार्थी आपको बताना था। अब ये पढ़ने से ही याद होता है, ये तुक्के मारने वाली चीजें नहीं है। अगर आपको एग्जाम में नहीं आती होंगी ना ऐसी चीजें, छोड़ के चले जाना, पहले ही बता रहा हूं, तुक्के मत मारना। इनमें तुक्के मारने का मतलब है -1.25 आपका सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तुक्के मारने से बचना इसमें। तो अरुण शब्द का आपको बताना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, यहां पर इसका क्या होता है, सूर्य। ठीक है, अरुण का क्या होगा, सूर्य होगा। तो सूर्य ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 3, 1, 2, 3। ठीक है, सूर्य इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, लाल, लाल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी का क्या होता है, सिंदूर। ठीक है, सिंदूर। देखिए सही अर्थ पकड़ना था आपको, सूर्य भी है, लाल भी है, सिंदूर भी है, और शाम का समय। ठीक है, शाम के समय को क्या बोला जाता है, अरुण बोला जाता है। ये थोड़ा अनेकार्थी ना अटपटे से रहते हैं, पूछा गया प्रश्न है इसीलिए डाला है। तो यहां पर क्या है, आंख है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, एक ही था, आपको सही शब्द पकड़ना था। ठीक है, तो यहां पर सूर्य तो होता है, नवीन नहीं होता है। यहां पर प्रातः काल की जगह क्या हो जाएगा, संध्या काल, यानी शाम की बात हो रही है। तो यहां पर सिंदूर, सूर्य, लाल, शाम का समय, ये सभी क्या होते हैं आपके अरुण के, शाम का सूरज। ठीक है, शाम का सूरज, शाम का सूरज करिएगा इसे। ठीक है, शाम का सूरज, बात वही है। ठीक है, शाम का सूरज को भी अरुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है, तो तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधा सीधा देखना है। देखिए अलंकार की ना 4-5 ट्रिक है, अगर कभी भी आ जाए तो वैसे तो अलंकार देखिए बहुत, एक क्वेश्चन बनेगा, 2 बनेगा, बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है छोड़ने से बेटर है कि 2-4 ज़्यादा अलंकार नहीं है, आपको ना थोड़ा सा चीज़ें पकड़नी है, अलंकार वहीं पर धराशायी हो जाएगा। अगर हम बात करें मन मंदिर, ठीक है, तो मन मंदिर यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप निषेध हो रहा है। ठीक है, मन को क्या है, मंदिर के समान मान लिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऐसा किस में होता है, हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रूपक अलंकार में, जहां पर उपमेय का उपमान में निषेध रहित आरोप किया जाता है, वो क्या हो जाता है आपका, सीधा सीधा हो जाता है आपका रूपक अलंकार। अगर मैं बात करूं यहां पर उपमेय क्या है, ठीक है, उपमेय क्या हो जाएगा, मन। ठीक है, मन क्या है आपका, उपमेय। ठीक है, और ये उपमान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, उपमान हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उपमेय का उपमान में निषेध रहित आरोप। ठीक है,
उपमेय का उपमान में निषेध रहित आरोप जब यहां पर भी होता है तो आपका रूपक अलंकार हो जाता है, और मन में क्या हो जाएगा, आपका उपमेय हो जाएगा। आपका यहां पर उपमान किस में हो जाएगा, मंदिर में हो जाएगा। तो इस चीजें, कुछ चीजें आपको नोट करनी है जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है। मन मंदिर के, ठीक है, मन को मंदिर का रूप दे दिया, ठीक है। मन को क्या माना, आपका मन जो है मंदिर के समान मान लिया है, तो यहां पर सीधा सीधा रूपक अलंकार। मानवीकरण में सीधा सीधा आपको देखना है कि मानव से तुलना की जाती है, ठीक है। जो आपका सीधा सीधा मानवीकरण में आपको यह समझना है कि मानव की गुणों की तुलना की जाती है, ठीक है, मानवीकरण में। तो ये चीजें समझनी है। उपमा का आपको पता है, उपमेय का उपमान में तुलना की जाती है, ठीक है। तो इसकी 2-4 शब्द होते हैं, सा, सी, से, ठीक है। उपमा में क्या आता है, आपने देखा होगा ना, सा, मुख चंद्रमा सा है, तो यानी उपमेय का उपमान में तुलना की जाती है, ठीक है। सा, सी, से, ठीक है। तो ये इसके वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ना, जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो इसी प्रकार से उपमा अलंकार के भी यहाँ पर होते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सी विकल्प नहीं होगा। अब देखिए, आज इस बैच वाले बच्चों को भी बता देता हूं, नहीं होगा। जब भी ऐसा शब्द दिखे सीधा सीधा अंडरलाइन करो। अंडरलाइन क्यों करो, अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। अब आपको पता लग गया ना, नहीं होगा, आपने स्टार करा है कि यहाँ पर नहीं होगा पूछ रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, होगा नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अंडरलाइन कर आप क्लियर है यहाँ पर कि इसमें नहीं होगा बताना है। तो औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा आपको पता है। देखिए, औपचारिक पत्र, आपको पता है पत्र क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक होता है, औपचारिक क्या होता है, जो सरकारी या व्यवसाय में लिखा जाता है। अनौपचारिक क्या होता है, जो मैत्रीपूर्ण होता है, जैसे अपने पापा को लिखा, भाई को लिखा, दोस्त को लिखा, ठीक है। तो औपचारिक पत्र में आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरीके से कोई औपचारिक पत्र मिल जाता है, ठीक है। कोई औपचारिक पत्र ऐसा हो गया, सबसे पहले कार्यालय का नाम, ठीक है, कार्यालय। जैसे मान लीजिए आपका यूकेपीएससी कोई अगर पत्र निकाल रहा है तो सबसे पहले यहां नीचे लिखा रहता है अधिनियम सेवा चयन आयोग, यहां पर लिखा रहेगा लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसी प्रकार से तो फिर क्या होता है, आपका सबसे ऊपर अगर ये आता है, फिर यहां पर साइड में आपने देखा होगा स्थान लिखा रहता है, कहां से, देहरादून राजपुर रोड, ठीक है, जहां भी आपका आयोग का ऑफिस है। फिर यहां पर दिनांक लिखा रहता है, ठीक है, यहां पर दिनांक लिखा रहता है। दिनांक के बाद यहां पर आपने देखा होगा पत्र संख्या लिखी रहती है, ठीक है, पत्र संख्या, कितनी पत्र संख्या है, ठीक है। और यहां पर आपने देखा होगा सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान महोदय, जो भी है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। और फिर यहां पर क्या होता है, विषय लिखा जाएगा। फिर यहां से आपका पत्र लिखना स्टार्ट होता है, लास्ट में विवेदित किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से होता है। अब इसमें क्या होगा, विषय है, बिल्कुल है, ठीक है, पता भी होता है इसमें, अभिवादन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो अभिवादन नहीं होगा इसमें, और दिनांक भी इसमें होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिवादन का कहीं जिक्र नहीं आया, दिनांक आ गई, स्थान आ गया, पता आ गया, विषय आ गया, तो सभी आ गया, तो अभिवादन नहीं आया इसमें, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके 24 राइटर हैं, ठीक है, आयोग ने 24 राइटर दिए हैं, उसकी पीडीएफ आपके पास उम्मीद करता हूं होगी, नहीं होगी तो फिर से दोबारा ग्रुप में दे दी जाएगी। बाकी यूट्यूब वाले क्या करें, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। यहां से टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में हमने क्या है आप लोगों के लिए रचना की, पीडीएफ बनाकर वहां पर दी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाबुक निबंध संग्रह की यहां पर बात हो रही है। तो चाबुक निबंध संग्रह किसका हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निराला जी की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है निराला जी छाईवाद के 4 कवियों में से एक कवि है। इनका जन्म जो एनसीईआरटी देता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनका जन्म हुआ है 1899 में। पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी में 1899 में इनका जन्म दिया गया है। इसी के साथ साथ इनके गद्य देखेंगे हम, निराला जी के द्वारा गद्य कौन कौन से लिखे गए, ठीक है। गद्य इनके द्वारा लिखे गए चतुरी चमार, ठीक है, चतुरी चमार, ठीक है, ये इनके द्वारा गद्य लिखा गया। इसके अलावा और कौन सा है इनका, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती भी इनके द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा चोटी की पकड़, ठीक है, चोटी की पकड़, ठीक है, काले कारनामे, तो ये सब आपको नोट करनी है, ठीक है। गद्य पूछेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो ये चारों आपको लिखा दिए। इसके अलावा ना 1916 में इन्होंने एक वो इंपॉर्टेंट लिखा था, ठीक है, जूही की कली। 1916 में ये यूपीएसएससी वीडियो के पेपर में आ चुका है लास्ट टाइम, कनिष्ठ सहायक में भी आया था, जूही की कली, ये नोट करना है आपको, जूही की कली, ठीक है, जूही की कली।
और इसी के इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको नोट करना है। जूही की कली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रथम बार मुक्त काव्य का इस्तेमाल किया गया इसमें, ठीक है। क्या किया गया? प्रथम बार मुक्त काव्य का इस्तेमाल, ठीक है। प्रथम बार मुक्त काव्य का इस्तेमाल, ठीक है। प्रथम बार मुक्त काव्य का इस्तेमाल लिखिएगा इसमें किया गया। किसमें? जूही की कली 1916 में किया गया। इनके द्वारा पत्रिकाएं कौन सी चलाई गई थी? पत्रिका, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा एक इनकी रचना आई थी, आपको याद होगा, जो आपका पटवारी का एग्जाम कैंसिल हो गया, अट नहीं रही है, ठीक है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। इसी की 2-4 लाइन आया था, पट नहीं रही है, ठीक है। तो अट नहीं रही है किसकी है? निराला जी की है। इसी की 2-4 लाइनें आया था, पट नहीं रही है, आपके पटवारी के एग्जाम में आया था। और अगर मैं बात करूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पत्रिकाओं की, तो सुधा समन्वय मतवाला, ठीक है। सुधा समन्वय मतवाला, सुधा समन्वय और मतवाला, ये सभी इनकी पत्रिका हो जाएंगी, ठीक है। सुधा समन्वय मतवाला नोट करना है आपको, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूं। नहीं लिखाना होगा तो मैसेज कर देना कि सर वीडियो लेंदी हो रहा है, मत लिखाइए, नहीं लिखाया जाएगा, सीधा मुंह से बोलकर खत्म। स्क्रीनशॉट लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की और हिंदी के अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हिंदी का अगर हम अंतिम प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग का आपको ट्रिक बताइए। पुल्लिंग के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा, अच्छा विशेषण लगाइएगा। और स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए बात हो जाएगा तो अच्छी, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बात होगा? अच्छी। इन चीजों को नोट कर लेना, जहां कहीं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा जाए, अच्छा अच्छी का इस्तेमाल करना है। अब आपको सीधा सीधा देखना है पुल्लिंग। अगर मैं बात करूं अच्छा कष्ट की अच्छी कष्ट, तो कष्ट कैसा होता है? अच्छा कष्ट, यानी सीधा सीधा ऑप्शन है आपका ही सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा कष्ट, ठीक है, अच्छा कष्ट, ठीक है। अच्छी क्षमा, अच्छी सेना, अच्छी आशा, ये सभी क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। ये तीनों ही क्या है? आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन जो कष्ट है आपका, ये अच्छा कष्ट है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, ध्यान दें, वे लोग अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दिया गया है, आपका प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्रैक्टिस सेटों में। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। बैच में जाएंगे, बैच की कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, कोर्स नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रही है, वहां पर भी कोर्स दिया हुआ है। बाकी कमेंट में ना टॉप पर पिन कर दिया गया है, उस कमेंट को आप पढ़िएगा। उस कमेंट में कोर्स से जुड़ने के लिए उस लिंक पर क्लिक करना है और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर इस कोर्स से जुड़ जाना है। मात्र 199 रुपए में ग्राम विकास अधिकारी को आपको अपनी तैयारी को धार देनी है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नंबर आपको दिए हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन वाले ध्यान दें, आपका जो दूसरा सोल्यूशन है जल्दी अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा देहरादून में क्या है, आजकल ना लाइट वगैरह का काम चल रहा है, तो लाइटिंग वगैरह लग रही है, तो सुबह से क्लास बनाने का टाइम नहीं लगा। अभी जब 3-4 बजे के बाद लाइट आई है, आप लोग की क्लास बनी है, क्लास अपलोड हो जाएगी, शाम तक आपकी तीनों क्लास आ जाएंगी। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी।